किसी डाइपोल को जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो वो बहुत ही वियर्ड सा बिहेव करता है, क्योंकि उस पे नेट फोर्स तो जीरो होती है लेकिन स्टिल वो घूम सकता है क्योंकि उस पे नेट टॉर्क जीरो नहीं होता है। सो इस मिस्ट्री को और काफी सारे नए कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए इस वीडियो को देखना है एंड तक। तो जब भी किसी डाइपोल को आप एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उसमें क्या क्या हरकतें होती है वो इस वीडियो में कंप्लीट तरीके से अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे। तो इसमें सबसे पहले सपोज आपने एक डाइपोल को अगर एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, यूनिफॉर्म माने हर जगह उसकी वैल्यू सेम होने वाली है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो अपन बोल सकते हैं यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हमको पता है डाइपोल में एक माइनस चार्ज होता है, एक प्लस चार्ज होता है, इनके बीच में जो दूरी होती है वो 2L होती है, राइट। अब आप अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे, पॉजिटिव चार्ज पे फील्ड की दिशा में फोर्स लगती है जिसे अपन क्यू ही लिख सकते हैं। मान लो पॉजिटिव चार्ज क्यू है, नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू है, तो ठीक है। इसके अलावा नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगती है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगती है और वो भी क्यू ही लगती है। तो आप अगर ध्यान से देखोगे पूरे सिस्टम पे जो टोटल फोर्स है वो आगे क्यू ही है और पीछे भी क्यू ही है। दैट मीन्स नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो। तो इस कंडीशन को थोड़ा सा केयरफुली ध्यान रखना, ये तभी वैलिड है जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, क्योंकि जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है तब उसमें थोड़ा बिहेवियर चेंज होता है, जिसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो यहाँ पे अपन को ये समझना है किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप एक डाइपोल को रखते हो तो उस पर लगने वाली जो नेट फोर्स या टोटल फोर्स है वो जीरो होती है। परंतु सपोज मैंने इस डाइपोल को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया इस तरीके से कुछ थीटा एंगल पे, तब इस पे क्या हरकत होती है इसको अपन समझते हैं। तो अब सपोज अपन ने अगर इस डाइपोल को किसी थीटा एंगल पे थोड़ा सा टर्न किया तब इस पे क्या देखने को मिलता है वो समझते हैं। तो अगेन यहाँ पे डाइपोल के हेड पे एक पॉजिटिव चार्ज होगा जिसकी वैल्यू क्यू होगी, और डाइपोल के टेल पे एक नेगेटिव चार्ज होगा जिसकी वैल्यू अगेन माइनस क्यू होगी। पॉजिटिव वाले चार्ज की तरफ अपन बोल सकते हैं इधर फोर्स लगेगा जो कि क्यू ही लगेगा, राइट, और नेगेटिव वाले पे इधर क्यू ही लगेगा। ठीक है, ये आइडिया तो हमको पहले से है, लेकिन सोचना ये है कि अब अगर आपने उसको टिल्ट किया है तो अब आपको एक फीलिंग ऐसी आ रही होगी कि ये इस तरफ से झुकना चाहता है और इस तरफ से भी झुकना चाहता है। मतलब ये अल्टीमेटली पहले जो सीधा कंडीशन में था, अब इसको जब आपने टेढ़ा किया तो वापस से सीधा होना चाहता है। तो ये एक फीलिंग आ रही होगी। तो इसको थोड़ा और डीपली समझने के लिए मैं अब क्या करने वाला हूँ, जो फोर्स लग रही है इसके कंपोनेंट्स करने वाला हूँ। तो अपन ये बोल सकते हैं इस क्यूई का इस डायरेक्शन में एक फोर्स आएगा जिसको अपन बोल सकते हैं अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी तो थीटा होगा, राइट। तो अपन बोल सकते हैं यहाँ पे अगर एंगल थीटा है तो यहाँ पे इस पे लगेगा क्यू ई कॉस थीटा, सही बात। इसी के साथ एक इसका कंपोनेंट परपेंडिकुलर में आएगा और इसकी वैल्यू होगी क्यू ई साइन थीटा। इसके अलावा आप समझ सकते हो अगर मैं एक लाइन यहाँ पे ऐसी बनाऊं तो ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये एंगल भी आपको समझ में आएगा कि थीटा ही है, राइट। तो यहाँ पे भी अपन कर सकते हैं इस डायरेक्शन में ये एंगल अगर थीटा होता है तो ये वाली आएगी क्यू ई कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर भी एक आएगा इस डायरेक्शन में और इसकी वैल्यू आएगी क्यू ई साइन थीटा। तो अब अगर अपन ध्यान से समझे तो क्यू ई कॉस दोनों जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, राइट। इसके अलावा क्यू ई साइन थीटा देखो ऐसे घुमाना चाहता है और ये क्यू ई साइन थीटा इसको ऐसे घुमाना चाहता है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ये ऐसे घूम सकता है और ये ऐसे घूम सकता है, तो एक इस पे कपल लग रहा है, जिसे अपन टॉर्क में भी जानते हैं। कपल माने दो बराबर फोर्स बराबर दूरी पे लगे एक्सिस से, तो उसे अपन कपल कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे एक टॉर्क ये हो जाएगा, एक टॉर्क ये हो जाएगा। अब मुद्दा आता है कि टॉर्क को लिखे कैसे। अगर आपको टॉर्क में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉब्लम आती है, तो आप टॉर्क का कंप्लीट वन शॉट वीडियो देखना, इससे आपको रोटेशनल मोशन का प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगा। अब अपन को जो टॉर्क लिखना है वो एक्चुअली अपन को इस सेंट्रल पॉइंट के अबाउट लिखना है, क्योंकि यही एक्सिस होगी, इसी के अबाउट ये बॉडी घूम सकती है, राइट। तो अब अपन को समझना टॉर्क कैसे लिखें। तो किसी भी एक चार्ज के लिए पहले मैं टॉर्क लिखूंगा। तो टॉर्क लिखने के लिए अपन लेते हैं फोर्स इंटू परपेंडिकुलर दूरी, या फिर परपेंडिकुलर फोर्स इनटू दूरी फ्रॉम द एक्सिस, राइट। क्योंकि देखो इस फोर्स का जो टॉर्क है वो तो जीरो हो जाएगा क्योंकि ये फोर्स एक्सिस से गुजर रही है। अगेन इस फोर्स का टॉर्क भी जीरो हो जाएगा क्योंकि एक्सिस से गुजर रही है। तो यही फोर्स घुमाएगी और यही फोर्स घुमाएगी, इनके बीच में यहाँ पे 90 डिग्री भी है। तो अपन टॉर्क लिखेंगे आर इंटू एफ करके। तो आर मतलब ये दूरी हो जाएगी, तो ये तो एल के बराबर है, ये वाली दूरी भी एल के बराबर है। तो परपेंडिकुलर दूरी इज एल और फोर्स लग रहा है क्यू ई साइन थीटा, सही बात। और ऐसे क्योंकि दो टॉर्क है तो इंटू टू करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये वाला टॉर्क भी क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है और ये वाला टॉर्क भी क्लॉकवाइज ही घुमाना चाहता है, इसलिए अपन को 2 टाइम्स ऑफ टॉर्क करना पड़ेगा। अब अगर आप मन की आंखों से देखोगे तो ये 2 और ये Q इंटू एल, मतलब Q इंटू 2L जो है उसको अपन डायपोल मोमेंट लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो डायपोल मोमेंट है इसमें चार्ज की वैल्यू Q है और चार्जेस के बीच की दूरी 2L है, तो इसी को तो अपन P बोलते हैं, राइट। तो अपन इसको रिप्लेस अगर कराएं तो टॉर्क की वैल्यू बन जाएगी पी ई साइन थीटा। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात अपन को ये समझनी है कि जो टॉर्क है वो देखो खुद में एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये टॉर्क जो है वो मिलके बन रहा है पी से और ई से।
P अपना डायपोल मोमेंट है जो खुद में एक वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप यहाँ देख सकते हो ये दो वेक्टर चीजें मल्टीप्लाई होकर एक नया वेक्टर दे रही है। तो ये तभी हो सकता है जब आप क्रॉस प्रोडक्ट लो दोनों चीजों के बीच। अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट बढ़िया तरीके से सीखना है तो मेरा क्रॉस प्रोडक्ट का ये वाला वीडियो डेफिनेटली से चेक करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टॉर्क को अपन P क्रॉस E करके भी लिख सकते हैं, जिससे वो साइन थीटा जो आ रहा है वो जस्टिफाई हो सकता है। तो टॉर्क कैन बी रिटन एज P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। तो कुल मिला के अपन को दो फॉर्मूलेज ध्यान रखने हैं। एक तो ये वाला रखना है कि टॉर्क को P E साइन थीटा लिखना है, जहां पे साइन थीटा विल बी द एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स, ठीक है। या फिर इसको P क्रॉस E करके भी आप लिख सकते हो। तो मैं फटाफट से एक जेई मेंस का सवाल आपको दिखाता हूं जिसमें ये आइडिया प्रॉपर तरीके से लगाया गया है और टॉर्क ऑन अ डायपोल निकाला गया है। तो ये सवाल बेसिकली बोल रहा है टू चार्जेस ऑफ -4 माइक्रोकूलम एंड +4 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट द पॉइंट्स A 104 मीटर and B 2 -1 and 5 meter located in the electric field of this. मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल इज इतना, तो अल्फा की वैल्यू बताओ। मतलब कुल मिला के हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे एक खतरनाक चीज उसने दे रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वोल्ट पर मीटर होता है, पर यहाँ वोल्ट पर सेंटीमीटर दिया है। दैट मीन्स हमें इसकी जो यूनिट्स है उसको चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जो 0.2 दे रखी है वोल्ट पर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज 10⁻² मीटर। तो ये 10⁻² ऊपर आके इसको 20 वोल्ट पर मीटर बना देगा। तो सबसे पहले हमारे पास आई कैप डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है, सही है। देन इसने बोला हमारे पास दो चार्जेस है और उनकी लोकेशन दे रखी है। तो इसको अगर आप सोचोगे कि एक चार्ज -4 माइक्रोकूलम यहाँ रखा है, एक चार्ज +4 माइक्रोकूलम यहाँ रखा है। -4 वाला जो रखा है वो रखा है 1,0,4 पे और दूसरा वाला रखा है 2, -1,5 पे। तो हमें डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी तो चाहिए। तो हमको -4 से +4 में एक डायपोल मोमेंट बनाना पड़ेगा जिसको मैं P बोलता हूँ। तो P वेक्टर को लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो P वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज इनटू सेपरेशन। तो इनके बीच की अगर दूरी आप निकालो डिस्टेंस फॉर्मूला से तो ये बनेगा 2 - 1 दैट इज 1 का स्क्वायर। तो अंडर रूट में लिख लेता हूँ, अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस -1 इंटू 0 विल बी -1 का स्क्वायर विल बी 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखोगे 5 - 4 विल बी अगेन 1, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कुल मिला के ये अपना रूट में 3 बन जाएगा, ठीक है। तो हमको चाहिए चार्ज दैट इज 4 माइक्रो इंटू दूरी √3। अब हमको डायरेक्शन चाहिए तो उसके लिए यूनिट वेक्टर चिपकाना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ होता है। तो इसमें आप लिखोगे हेड माइनस टेल, तो 2 - 1 आई कैप, -1 - 0 तो -j कैप एंड 5 - 4 दैट इज +k कैप डिवाइडेड बाय √3 करना पड़ेगा क्योंकि यूनिट वेक्टर निकालने के लिए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड करना पड़ता है। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो अपने को जो P वेक्टर है वो मिल गया। अब मुझे अगर टॉर्क निकालना है तो देखो यहाँ पे एंगल नहीं दे उनके बीच में, तो हमें प्रॉपर क्रॉस प्रोडक्ट करके देखना पड़ेगा। तो टॉर्क निकालने के लिए हमको करना पड़ेगा P क्रॉस E, दैट मीन्स हमें डिटर्मिनेंट बना के इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा I, यहाँ पे आएगा J, यहाँ पे आएगा K। सबसे पहले P की लाइन आएगी, तो P में आएगा 4 माइक्रो I में, तो 4 माइक्रो I में, -4 माइक्रो J में एंड +4 माइक्रो K में। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि 20 I में है तो बाकियों में 0 0 आएगा। तो इसको आप अगर खोलोगे तो याद करो कैसे खोलते डिटरमिनेंट। I में खोलेंगे तो आई कैप इंटू ये दोनों अपन छुपा देंगे, तो 4 × 0 0, ये भी 0, तो आई कैप में तो 0 आ जाएगा, राइट। तो अपन लिख सकते हैं टॉर्क की जो वैल्यू आएगी I के साथ में 0 आएगी। फिर आएगा -j, तो -j में भी आप देखो इसको अगर आप छुपाओगे तो 4 माइक्रो इंटू 0 विल बी 0 एंड 4 माइक्रो इंटू 20 विल बी 80, लेकिन माइनस में, तो -80 माइक्रो में आएगा। प्लस k कैप आप करोगे तो k में आप देखो क्या आएगा, आपने k को छुपा लिया तो आपके पास मिलेगा 4 × 0 विल बी 0, माइनस में 4 × 20 विल बी -80, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा +80 माइक्रोकूलम। तो जो टॉर्क आएगा, टॉर्क आप फाइनल लिख सकते हो 80 j कैप, 80 माइक्रो है, ठीक है। तो इसको प्रॉपरली लिख लेते हैं अपन। तो 80 × 10⁻⁻6 ये आएगा j कैप प्लस k कैप। अब अगर मैं इसका ऑप्शन देखूँ तो यहाँ पे आप देखो मैग्नीट्यूड दिया है, तो किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालने के लिए √x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो j और k में दोनों में बराबर कंपोनेंट्स है, तो अपना जो रिजल्ट आएगा 80 √2 × 10⁻⁻6 न्यूटन मीटर।
तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये बनती है 80 का एक जीरो आप इसको दे दो तो 10 की पावर -5 बन जाएगा जो यहाँ दिया हुआ है, तो रूट के अंदर 2 आएगा, तो इस क्वेश्चन का हम बोलेंगे करेक्ट आंसर विल बी 2। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। इसके अलावा 3 स्पेशल केसेस है जिनको बहुत केयरफुली आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत बार काम आते हैं। तो सपोज अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन दे रखी है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक डायपोल ऐसा रखा है जो केस ऑलरेडी अपन ने देखा था, तो उसमें आपने देखा एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ है, तो इस पे फोर्स यहाँ लगी, इस पे फोर्स यहाँ लगी, नेट फोर्स 0। ऑल्सो क्योंकि अभी के टाइम पे आप देखो डायपोल जो है वो फील्ड के साथ अलाइंड है, दैट इज इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, जिसकी वजह से जो टॉर्क है वो 0 हो जाएगा क्योंकि साइन 0 0 होता है। तो इस केस में आप देख सकते हो कि नेट टॉर्क 0 है, नेट फोर्स भी 0 है। इसके अलावा अगर आपने इस डायपोल को ऐसे टेढ़ा किया तो ये वापस से सीधा होना चाहता है, तो ये बिल्कुल वैसी वाली बात हो गई ना जैसे अपन ने अपने वर्क एनर्जी में इक्विलिब्रियम्स देखा था। एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और एक होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अगर आप इनके बारे में और समझना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को डेफिनेटली से एक बार चेकआउट करना। तो यहाँ पे वैसे इक्विलिब्रियम हो रहा है कि आपने अगर इसको डिस्टर्ब किया किसी भी एंगल पे छोटा सा, तो ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आना चाहता है। तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इस केस को हमको ध्यान रखना है स्टेबल इक्विलिब्रियम के फॉर्म में। इसके अलावा अगर डायपोल को सपोज आपने उल्टा करके रख रखा है, तो अब क्या होगा, पॉजिटिव पे इस दिशा में फोर्स लगेगी, नेगेटिव में इस दिशा में फोर्स लगेगी, अभी भी नेट फोर्स तो 0 ही होगी। इसके अलावा इस पे नेट टॉर्क भी 0 होगा। रीजन ये रहेगा कि भैया ये अभी भी 180 डिग्री बना रहा है। आप देखो डायपोल इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो इनके बीच में एंगल 180 डिग्री बनेगा एंड साइन 180 0 होता है, जिसकी वजह से अभी भी टॉर्क तो 0 ही आएगा। परंतु अगर आपने इसको थोड़ा सा भी डिस्प्लेस किया तो इस पॉजिटिव पे इधर फोर्स लग रही है, इस नेगेटिव पे इधर फोर्स लग रही है, जिसकी वजह से ये पलट जाना चाहता है। तो ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आना चाहता बल्कि और दूर जाना चाहता है उससे। तो इस टाइप की इक्विलिब्रियम कंडीशन को हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो कुल मिला के अपन को ये 2 इक्विलिब्रियम वाले केसेस याद रखने हैं। यहाँ पे जो डायपोल रखा है तो वो इक्विलिब्रियम पे है, मगर आपने उसको अगर डिस्प्लेस किया, थोड़ा सा भी डिस्टर्ब किया, तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस अगर आना चाहेगा तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। अगर वो थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करने पे भाग जाएगा, उधर वापस नहीं आएगा, तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। तो ये दोनों इक्विलिब्रियम वाले केस है। इसके अलावा भी एक केस है जो इक्विलिब्रियम तो नहीं है, पर उसको अपन को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि जब अपना डायपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड्स के 90 डिग्री बना रहा हो, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो इस केस में जो टॉर्क होगा वो होगा पी ई साइन 90, और क्योंकि हमको पता है साइन 90 सबसे बड़ा होता है, दैट इज 1 होता है, तो टॉर्क जो है इस केस में सबसे ज्यादा होता है। तो इसको अपन को मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन बोल के याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा आप समझ सकते हो ये दोनों जो केसेस है इसमें जो टॉर्क है वो मिनिमम है, क्योंकि यहाँ पे वो घूमना नहीं चाह रहा, डिस्टर्ब करने पे वो कुछ हरकत कर सकता है, वो अलग बात है। तो इक्विलिब्रियम वाले दोनों केसेस अपन को केयरफुली याद रखने हैं। इसके अलावा मैक्सिमम टॉर्क कब आती है, जब उनके बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, तब आती है। तो आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप बढ़िया से ध्यान रखोगे। इसके और सवालों की वीडियोस में डालूंगा, जिससे हमारी प्लेलिस्ट बहुत शानदार बनेगी। सारे वीडियोस को कंप्लीटली सीक्वेंस में देखो, जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएंगे। सो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक टेक केयर एंड बढ़िया से पढ़ाई करते रहो।